का समय दरकार है। रोहित। ठीक है, शायद मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ डॉक्टर वीएन झा भी हैं, मैं उनके पास चल रहा हूँ। डॉक्टर झा, आपने पहले बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को मुझे बताया, आपने थ्रस्ट का जिक्र किया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इतनी दूरी का कोई भी विमान होता है और बोइंग जैसा बड़ा विमान, तो बहुत सारे मल्टीपल चेक्स उसके नीचे ग्राउंड पर होते होंगे, तो क्या उसमें ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं कि थर्स्ट नहीं वो पकड़ पाया, और आपने बताया कि पहला ठहराव करीब 1.2 किलोमीटर के आसपास होता है, 4000 फीट, लेकिन ये 625 फीट पे आकर ही नीचे जाने लगा, थर्स्ट नहीं पकड़ पाया, तो ये चीज़ें क्या उन चेकअप्स में नहीं पकड़ी जाती है कि ये ऐसा हो सकता है? देखिए, इसके भी सेंसर्स होते हैं। हाँ। यूजुअली आज के जो एडवांस्ड लाइनर्स हैं, जैसे 787 है, इसमें कई लेवल के सेंसर्स लगे होते हैं। एक फैक्टर हम लोग जिसको कहते हैं रिडंडेंसी, कि मतलब अगर मेन सिस्टम अगर फेल हो गया तो जो उसका स्टैंड बाय है वो उसको इमीडिएटली वही काम करे जो कि मेन सिस्टम करता है। और थ्रस्ट ऐसी चीज होती है जबकि आप इंजन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जब आप उसका आरपीएम जो बढ़ाते हैं, रिवोल्यूशंस पर मिनट जिसको कहते हैं, जब आरपीएम जब बढ़ाते हैं तभी थ्रस्ट जनरेट होता है। और थ्रस्ट जनरेट कितना होता है इसके सेंसर्स हैं, वो आपको उसके कॉर्लरी सेंसर्स भी हैं जो कि आपको एग्जैक्ट थ्रस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि जब आप रनवे पे लाइन अप करके, जब आपने जो एयर ब्रेक है, एयर ब्रेक नहीं, जो अंडर कैरेज का ब्रेक है, वो लगा के आपने विमान को रखा है और आपने थ्रस्ट को बढ़ाया, आपने आरपीएम बढ़ाया, तो वो चीज़ पता चलता है। और जितना जो इनिशियल जो टेक ऑफ रोल है उसमें लगता है कि थ्रस्ट सफिशिएंट था। मैंने बताया ना कि वही जब V1 का पॉइंट आता है, V1 के पॉइंट के बाद में जितना रेट ऑफ एक्सेलरेशन होना चाहिए था, मेरी आंखों को ऐसा लगा कि वो जो रेट ऑफ एक्सेलरेशन है उसी समय में कम हो गया। लेकिन वो V1 के बाद अगर हुआ है तो पायलट को कोई ऑप्शन नहीं है कि वो टेक ऑफ नहीं करे। अगर टेक ऑफ कर सकता तो उसको टेक ऑफ करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरोप्लेन का वो हाल होगा कि शायद टेक ऑफ करने से जितना नुकसान होता था उससे ज्यादा नुकसान टेक ऑफ नहीं करने से होगा, क्योंकि वो V1 कॉल जो होता है वही होता है कि अब यहां से आपका नो रिटर्न है, आप अबॉर्ट टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, पायलट को पता होगा वहां पे ये सारी चीजें जो डिटेल में है। वो सीवीआर और ब्लैक बॉक्स, इस दोनों के रिकवरी के बाद, सीवीआर होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो इन सब चीजों को वहीं पे होगा कि आखिर फर्स्ट पायलट में और जो पायलट हैं उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई है। जब V1 कॉल आया उसके बाद जो थ्रस्ट कम लगा पायलट को, तो उसके पास में क्या ऑप्शन था? कोई ऑप्शन नहीं था उसके लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपको अभी जब हम लोग वो क्लिप देखते हैं, 2 वीडियो क्लिप, एक जिसमें के टेक ऑफ रोल के बाद एरोप्लेन ने टेक ऑफ किया हुआ है, लेकिन जितनी गति से ऊपर उठना चाहिए था वो नहीं उठा है, वो स्लगिशली ऊपर उठा है, उसके बाद लेवल हो गया है और फिर नीचे आना शुरू हो गया है। तो ये सब जो चीजें हैं, और उसी में मेडे का कॉल दिया हुआ, SOS कॉल दिया हुआ पायलट ने। पायलट को ये पता लग गया था कि अब ये विमान जो है आगे नहीं जा सकता है, न ही उसके पास में इतना समय है कि वो उसको टर्न अराउंड करके वापस लैंडिंग के लिए आए, क्योंकि उसमें लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं। तो उतना समय था ही नहीं उसके पास में मुश्किल से 1 मिनट या उससे भी कम था। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो देखिए, अब ये पहला इन्वेस्टिगेशन ऐसा होगा कि जिसमें फेटल एयर क्रैश हुआ है 787 का, सारी एजेंसी इसमें लगेंगी और मेरे ख्याल से कुछ और क्लू निकलेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि कभी भी एक कारण ऐसा नहीं होता है जिसके चलते कि एयर क्रैश हो जाए। यूजुअली एक से ज्यादा कारण होते हैं, और वो प्रथम दृष्टया हमें दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ एक इंजन का पावर कम नहीं हुआ है, दोनों इंजन का साइमल्टेनियसली पावर कम हुआ है। तो ये सब चीजें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेटर के सामने में होंगी, देखा जाएगा आगे कैसा होता है। 2-1 चीजें और भी आती है समझ में कि यूजुअली जब पायलट ने देखा कि हमारे पास में और दूसरा कोई चारा नहीं है, हमें कहीं पे क्रैश लैंडिंग करनी होगी, तो आप कभी देखिएगा विमान को जब वो लैंडिंग के लिए आता है तो उसका नोज थोड़ा सा ऊपर होता है और वो इस तरह से आके लैंडिंग करता है। वही एग्जैक्टली एटीट्यूड इस समय में था जब वहां के भी जाके वो बिल्डिंग से टकराया, हॉस्टल से टकराया हुआ है। तो हॉस्टल से टकराने के बाद फिर विमान जो है वो अनस्टेबल हुआ होगा, और उसके बाद वो बॉल ऑफ फायर वहां पे हुआ है, वो सारी आग लग गई है। एक बहुत बड़ी चीज जो होगी
कि एक आदमी जो सीट नंबर 11A पे बैठा हुआ था वो बच गया है, भगवान का लाखों लाख शुक्र है। लेकिन वो किस तरह से बचा, कैसे बचा, और वो चलते हुए वहां से हटा है। तो कैसे ये मिराकल हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कि अगर एक अकेला निकला तो बाकी क्यों नहीं निकल पाए। ये भी जानने की शायद उत्सुकता होगी, खास करके उसमें जो ह्यूमन फैक्टर स्पेशलिस्ट जो होंगे, यूजुअली हमारे ब्रांच के एविएशन मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ये चीज जरूर जानने का प्रयत्न करेंगे कि मुझे अगर लगता है कि स्पेशलिस्ट की टीम शायद उस शख्स से भी बातचीत करेगी। हालांकि भगवान की दुआ से अभी वो ठीक है, अभी प्रधानमंत्री उससे मिले हैं, उसका हालचाल जाना है, तो उसका बताना भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हालांकि वो हमने देखा तो तस्वीरों में कि वो मुश्किल से 10-12 सेकंड थे। मतलब यहां जिस B1 पॉइंट का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो B1 पॉइंट वहां से टेक ऑफ करती है फ्लाइट, और उसके बाद मैक्सिमम मतलब 10 से 12 सेकंड में वो नीचे गिर जाता है। तो इन 10 से 12 सेकंड में ही हुआ जो कुछ हुआ, फिर चाहे वो जिसका आप थर्स्ट का जिक्र कर रहे हैं या फिर इसके बचने का जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, तो V1 पॉइंट नो रिटर्न टाइम है। V1 कॉल के बाद ही उसके बाद हम लोग टेक ऑफ करते हैं। तो ये चीजें हैं, वो बिल्कुल सही है। अब ये जो इंडिविजुअल है, इसको शायद कल भी इसने कुछ कहा था कि पहले धमाका हुआ, उसके बाद क्रैश हो गया। तो अब वो किस धमाके की बात कर रहा है, क्योंकि जो हम लोग दोनों क्लिप देख रहे हैं विमान का, चाहे पहला वाला चाहे दूसरा वाला, उसमें कोई स्मोक ट्रेल नहीं देख रहे हैं कि कोई ऐसा धमाका हुआ है जिससे कि आग लग गई है या कुछ और हुआ है, या धमाके के बाद कुछ चीजें वहां से बिखर गई हैं, चीजें गिरने लगी हैं विमान से। ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है उस दो क्लिप में। तो वो किस धमाके की बात कर रहा है? हो सकता है कि वो जब पहला इंपैक्ट हुआ है हॉस्टल से, तो शायद उस धमाके वो जबरदस्त धमाका हुआ होगा, शायद उसी धमाके की बात कर रहा है जिसके इमीडिएटली बाद जो विमान है वो क्रैश हो गया है। तो उससे देखिए, ये लोग लेमैन होते हैं, इन लोगों की बात पे आप बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लिप हमें मिली है, 2 वीडियो क्लिप, ये बहुत कुछ आपको बताएगी। जब लोग इन्वेस्टिगेशन टीम बैठेंगी, वो बिल्कुल यही चीज डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि जब विमान टेक ऑफ रोल पे होता है, यूजुअली 100% आरपीएम पे हम लोग टेक ऑफ करते हैं। 100% आरपीएम में इस दोनों इंजन का कितना थ्रस्ट होगा, उस थ्रस्ट के साथ रेट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा, उस रेट ऑफ एक्सेलरेशन में कितना क्या रेट ऑफ असेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें वो कैलकुलेट करेंगे, और तब वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे क्या थ्रस्ट पहले से ही कम हो गया था विमान जब नीचे आना शुरू हुआ, या एयरबॉर्न होने के बाद तब वो थ्रस्ट होना शुरू किया था। ये सारी चीजें बाद में पता चलेंगी। लेकिन मेरी जो 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 एक आंखें हैं, जो आंखें हैं, वो इस क्लिप को देख के ये बता रही हैं कि शायद थ्रस्ट जो है वो टेक ऑफ होने से पहले ही कम हुआ था, लेकिन पायलट के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि V1 कॉल ऑलरेडी उसको मिल गया होगा, जो कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। क्यों? उसके बाद आपको टेक ऑफ करना ही होगा। तो अगर उसके बाद अगर थ्रस्ट कम हुई, तो पायलट के पास कोई दूसरा चारा नहीं था।